नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर का अंतिम वीडियो देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड प्रयोग, नियम और उस पर आधारित घटनाएं पढ़ चुके हैं। ये जो उपकरण है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला एक विद्युत चुंबकीय उपकरण होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जनित्र का मतलब होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जनित्र कहलाता है। और यहां पर इसका नाम हमने दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो ये जो जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। हम एक एक करके इसके बारे में, सभी बिंदुओं के बारे में विस्तृत वर्णन यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसका निर्माण निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। देखिए, एक एक करके मैं यहां पर पुट भी कर रहा हूं। इसकी बनावट यहां पर हम देखेंगे, सिद्धांत यहां पर देखेंगे और इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा उत्पन्न जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, धारा है, उसकी भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, इसका निर्माण करने वाले साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। देखिए, निकोला टेस्ला के नाम पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रखा गया है, टेस्ला। निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का निर्माण किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो जनित्र का निर्माण किया था वो डीसी जनित्र था और वो थोड़ा सा कम उपयोगी होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उससे वोल्टता लंबी दूरी तक, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका संचरण लंबी दूरी तक किया जा सकता है। इसका रखरखाव सस्ता पड़ता है। ये इसके काफी बेनिफिट थे। इस वजह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को डीसी जनित्र की निस्बत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, ज्यादा उपयोगी होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित एक युक्ति होती है। अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो विद्यार्थी, यहां पर हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट। देखिए, इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, उनके मध्य एक कुंडली रखी जाती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। और उस कुंडली को हम घुमाते हैं तो जो उसमें से गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस हैं
उसकी संख्या में परिवर्तन होता है, तत्पश्चात उससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी कि ये हमारे पास में दो चुंबक हैं। ये मैंने यहां पर दो चुंबक दिखा दी है। ये एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। और हम ये जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर है और ये हमारे पास में है एक चुंबक और ये हमारे पास में है दूसरी चुंबक। क्लियर? अब देखिए यहां पर दोनों चुंबकों के मध्य एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रखते हैं एक आयताकार कुंडली। ये हमारे पास में है एक आयताकार कुंडली। इस आयताकार कुंडली को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये मैंने एक आयताकार कुंडली यहां पर आप लोगों के सामने रखी है, दिखाई है। फिर इस आयताकार कुंडली में खूब सारे फेरे लिपटे होते हैं। यहां पर दो सर्पी वलय भी होती है। क्या होती है? दो सर्पी वलय इस प्रकार से होती है। इनका यूज क्या होता है हम आप लोगों को बता देते हैं अभी। यहां पर दो धात्विक ब्रश लगे होते हैं। क्या लगे होंगे? दो धात्विक ब्रश यहां पर लगे होंगे। इस तरीके से हम उन धात्विक ब्रश को दिखा रहे हैं और इन धात्विक ब्रश के सिरों पर यहां पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या मिलेगी? प्रत्यावर्ती वोल्टता। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या किया है यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। हमारे पास में है दो शक्तिशाली चुंबक जिसको N और S ध्रुव के रूप में दिखाया है और इन दोनों चुंबकों के मध्य एक आयताकार कुंडली हमने यहां पर रखी है जिसको हमने नाम दे दिया है PQRS। और यहां पर ये है दो सर्पी वलय, इनको मैं नाम देता हूं S1 S2। ये सर्पी वलय हम बता देंगे क्या होते हैं। और ये यहां पर दो ब्रश लगे हुए हैं, धात्विक ब्रश होते हैं जिनको हमने नाम दे दिया है B1 तथा B2। तो ये किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट होती है। अब यहां पर देखेंगे कि इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर मूल रूप से चार भाग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे चुंबक। देखिए चार भागों में से चुंबक हो गया और ये जो आयताकार कुंडली है इसको हम आर्मेचर कहते हैं और दो सर्पी वलय हो गए, दो ब्रश हो गए। तो ये मूल रूप से इसके चार भाग होते हैं। मैं इन भागों को यहां पर पुट कर रहा हूं। चलिए इसको एक बार मिटा कर इसके भागों के बारे में यहां पर पुट करेंगे। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रमुख भाग, तो प्रमुख भागों के अंदर इसमें चार भाग हैं। इसमें कितने भाग है विद्यार्थियों? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रमुख भाग। तो देखिए पहला जो भाग है वो है शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक इसमें लगे होते हैं। तो देखिए शक्तिशाली मैंने चुंबक यहां पर N और S ध्रुवों के रूप में दिखा दिए जो कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो शक्तिशाली चुंबक यहां पर लगे होते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड इसका जो पार्ट है वो है आर्मेचर। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली है। PQRS एक कुंडली है। क्या है? कुंडली। और इस कुंडली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। कुंडली के अंदर बहुत सारे तांबे के फेरे यहां से इस तरीके से लिपटे हुए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे इसमें लिपटे हुए हैं। हम कैपिटल N इसमें फेरों की संख्या लेकर चलेंगे। तो विद्यार्थियों जो आयताकार कुंडली होती है इसको हम आर्मेचर कहेंगे। इसमें फेरों की संख्या बहुत सारी लेकर चलेंगे। और साथ में देखिए जो फेरे होते हैं, जो तार होते हैं इसमें वो तांबे के बने होते हैं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में
एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर एक्चुअल में एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर थर्ड इसका जो पार्ट है वो है सर्पी वलय। यहां पर 2 सर्पी वलय लगे होते हैं। कितने होंगे? 2 हैं और उनको हमने नाम दिया है S1 तथा S2। S1 तथा S2। अब देखिए विद्यार्थियों, जब हम इसकी कार्यविधि के बारे में बात करेंगे तो वो भी आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारे पास में जो आर्मेचर है वो ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। ये जो कुंडली हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, आर्मेचर जो रखा है, इसको ओमेगा कोणीय वेग से किसी शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है। किसी न किसी विधि के द्वारा इसको घुमाया जाता है। क्लियर? जब इसको घुमाया जाता है तो यहां पर जो वायर, यहां से इस कुंडली से 2 वायर तो आएंगे। देखो खूब सारे इस पर फेरे लिपटे हैं, बट 2 वायर लास्ट में निकलेंगे। अब वो दोनों वायर यदि ये घूमती है, इस तरीके से घूमेगी तो एक दूसरे पर लिपट जाएंगे, एक दूसरे पर लिपट जाएंगे। वो लिपटे नहीं, इसके लिए यहां पर 2 सर्पी वलयों का प्रयोग किया गया है। देखो क्या होता है, जैसे ये कुंडली ऐसे घूमती है तो ये जो वायर होता है वो भी इस तरीके से ऐसे होता है, कुंडली के साथ साथ में इस तरीके से घूमेगा। ये जो सर्पी वलय होती है एक बेलनाकार भाग होता है इस तरीके से। ये जो वायर इस तरीके से घूमता है तो इस बेलन के अंदर ये वायर इसके संपर्क में रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है। तो ये जो सर्पी वलय है, या तो इस वायर को घुमा देते हैं या इस वलय को इस वायर से कनेक्ट करके ये पूरा सर्पी वलय ही घूमता रहता है। तो मोस्टली जगह पर ये जो सर्पी वलय है यही घूमता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो बताया ना कि कुंडली घूमती है, एक्चुअल में जो प्रत्यावर्ती झनिक, मैंने यहां पर इसके सिद्धांत को समझाने के लिए यहां पर ऐसा दिखाया है और बुक में भी इस तरीके से ही दिखाया जाता है। बट एक्चुअल में चुंबक को घुमाते हैं। एक्चुअल में किसको घुमाते हैं? चुंबक को घुमा देते हैं, कुंडली को स्थिर रख देते हैं। वो लास्ट की बात है, अंतिम बातें बाद की बातें हैं। तो यहां पर जो सर्पी वलय हैं वो इन वायर्स के साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है, ताकि इनके ऊपर ये दोनों जो वायर यहां से निकले हैं वो एक दूसरे पर लिपटे नहीं, इसलिए इन सर्पी वलयों का प्रयोग किया गया है। क्लियर? अब देखिए अंतिम इसका जो पार्ट है वो है धात्विक ब्रश। धात्विक ब्रश भी 2 हैं और उनको हमने B1 तथा B2 नाम दिया है। B1 तथा B2 इनको हमने नाम दिया है। अब जैसे ये जो सर्पी वलय हैं वो घूमते हैं, यदि ये वलय इस तरीके से घूम रहे हैं तो इनसे करंट कैसे प्राप्त करेंगे? इनसे करंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर धात्विक ब्रश इस तरीके से लगे होते हैं। ये ऐसे घूमेंगे तो इनसे प्राप्त होने वाली जो धारा है इन धात्विक ब्रश से प्राप्त कर ली जाएगी। अब धात्विक ब्रश से जो वायर हैं निकल रहे हैं, इनके सिरों पर हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी बनावट आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इसकी बनावट समझ में आ गई। अब मैं इसके कार्यविधि की बात करता हूं कि कैसे काम करता है। कार्यविधि देखिए, कार्यविधि इसकी क्या है कि इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में लगी जो आर्मेचर होती है, इस आर्मेचर को घुमाया जाता है। किसको घुमाते हैं? आर्मेचर को घुमाते हैं। तो आर्मेचर को घुमाएंगे तो इस तरीके से ये कुंडली है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है। तो जब ये इस तरीके से होती है तो इसमें से मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। फिर ये जैसे जैसे इधर इस तरीके से घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार परिवर्तित होती है। तो आर्मेचर से पारित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात आर्मेचर से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। और हम ये जानते हैं जब किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां तक इस चैप्टर में शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं कि यदि किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो आर्मेचर होता है, कुंडली होती है, उसमें भी यही होता है। उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तत्पश्चात उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहेंगे। क्या कहा जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता।
तो ये एक्चुअल में इस तरीके से घूमता है। दोनों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों चुंबक स्थिर रहेंगे और ये जो आर्मेचर है वो घूमेगा और यहां से ब्रश की सहायता से इनके सिरों पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है। अब वास्तविक स्थिति में आपको बताता हूं कि यहां से कुंडली को स्थिर रख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाता है। ये जो चुंबक है इस तरीके से घुमाई जाती है, उनका मान परिवर्तित किया जाता है। तो भी इस कुंडली के अंदर ये जो आप देख रहे हैं आर्मेचर, इसके अंदर भी एक प्रत्यावर्ती वोल्टता क्रिएट हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हम तो जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि यदि कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलना चाहिए, चाहे वो देखिए फाई बराबर होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। यदि कुंडली घूमती है तो यहां पर थीटा परिवर्तित होगा। कुंडली घूमती है तो क्या परिवर्तित होगा? थीटा। और यदि चुंबक दोनों घूमते हैं, देखिए चुंबक इस तरीके से घूमते हैं तो वहां पर B का मान चेंज होगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी तो B का मान भी बदला जा सकता है, थीटा का मान भी बदला जा सकता है। और जब चुंबक के घूमते हैं तो B और A के मध्य का कोण बदलता है, और जब B और A के मध्य का कोण बदलता है इट मीन्स चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तत्पश्चात इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ गया। अब हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सिद्धांत की यहां पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों इसका सिद्धांत क्या है, हम इसके सिद्धांत को किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इससे रिलेटेड जो सूत्र फॉर्मूले हैं वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर होता है BA cos थीटा, जहां थीटा B और A वेक्टर के मध्य का कोण होता है, जहां थीटा B वेक्टर व A वेक्टर के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है। क्लियर? देखिए हम कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या जानते हैं, हम देखिए ये भी जानते हैं ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। यहां से थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया हमारे पास में ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी का मान उठाकर हम यहां पर पुट कर दें तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास में क्या निकल कर आ गया है, फाई B इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने दे दिया है फाई B चुंबकीय फ्लक्स बराबर हमारे पास में आ चुका है BA cos ओमेगा टी। क्लियर? अब देखिए हम जानते हैं फेराडे के दूसरे नियम से, विद्यार्थियों आप क्या जानते हैं फेराडे के दूसरे नियम से? फेराडे का दूसरा नियम हमने पढ़ लिया है, बार बार उसको यूज में ले रहे हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए। फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या जानते हैं विद्यार्थी, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम दूसरे नियम की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। E बराबर होता है माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न होता है। क्लियर। अब यहां पर हम स्थाई बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा। चलिए मैं इस डायग्राम को यहां से हटा देता हूं। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। देखिए यहां पर फाई बी की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा देखिए। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा बोलिए। E बराबर माइनस में n डी बाई डी टी फाई बी, जो कि बी ए कोस ओमेगा टी है। बी ए कोस ओमेगा टी, तो यहां पर हम रख देते हैं बी ए कोस ओमेगा टी। अब देखिए ये है चुंबकीय, बी है चुंबकीय क्षेत्र और ए है उस आर्मेचर का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र चेंज नहीं हो रहा है, कुंडली का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस में एन, ये बी और ए यहां से बाहर आ गए, तो एन बी ए डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, ये रह गया। ई बराबर माइनस में एन बी ए माइनस एन बी ए, ये आ गया। अब देखिए कोस ओमेगा टी का जो अवकलन है वो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर इस ओमेगा टी का करेंगे अवकलन और उससे गुणा कर देंगे, तो ओमेगा टी का अवकलन हो गया ओमेगा, तो मैं इसको यहां पर ओमेगा पुट कर देता हूं। तो देखिए हमें क्या मिल गया, ई बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, यह आ गया साइन ओमेगा टी। यहां पर ये हमें मिल चुका है और इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, और इसी को ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो ज्यावक्रिय प्राप्त हुआ है। देखिए साइन को हम हिंदी में कहते हैं ज्या, और ये जो वोल्टेज हमारे कुंडली के सिरों पर प्रेरित होता है वो ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। क्लियर। तो जहां जो ई जीरो है वो क्या है, ई जीरो है एन बी ए ओमेगा, इसको हम शिखर प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, इसको हम शिखर वोल्टता या अधिकतम वोल्टता कह सकते हैं। यह है शिखर वोल्टता, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अधिकतम वोल्टता इसको कहा जा सकता है। तो विद्यार्थी ये आ चुका है हमारे पास में कि किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, जहां ई जीरो या ई नोट इसको हम कहते हैं, उसका मान होता है एन बी ए ओमेगा। एन यहां पर कुंडली में या आर्मेचर में फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए कुंडली का क्षेत्रफल और ओमेगा होता है उसका कोणीय वेग। क्लियर। अब विद्यार्थी यदि हम ये कंसीडर कर लें कि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है, तो सर्किट में से जो कुंडली है उसके द्वारा दी जाने वाली धारा कितनी होगी, और यहां पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस तरीके से क्रिएट होती है, वो हम अब यहां पर चर्चा करते हैं। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो यदि क्या कंसीडर कर लें, यदि आर्मेचर का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अभी हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता को भी परिभाषित कर देंगे। I बराबर E अपॉन में R,
V बट्टे में R, ओम के नियम की सहायता से हमने धारा का ये फॉर्मूला लिखा है, I बराबर E बट्टे में R, E का मान होता है E0 साइन ओमेगा t। ये जो E0 बट्टे में R है इसको E0 बट्टे में R कहेंगे। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, जहां I0 बराबर होता है E0 बट्टे में R और NBA ओमेगा अपॉन में R भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? ये जो I0 है कई जगह पर इसको IM से भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इसको कहा जाता है। अधिकतम मान ये होता है। क्लियर? शिखर मान, अधिकतम मान। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले आ चुके हैं। अब ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा है वो किस प्रकार की होती है, इसके लिए मैं एक टेबल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे पास में जो समय है वो इस तरीके से, मैं एक तो ले रहा हूं समय, टेबल में हम क्या ले रहे हैं? समय, फिर हम ले रहे हैं ओमेगा टी, फिर हम लेकर चलेंगे साइन ओमेगा टी, फिर हम बात करेंगे यहां पर E जो कि E0 साइन ओमेगा टी के बराबर है। क्लियर? देखिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। जो समय है उसको हम आवर्तकाल के पदों में लेकर चलेंगे कि जब समय t बराबर 0 होता है तो t बराबर 0 पर t बराबर 0, t बराबर t/4, t बराबर t/2, t बराबर 3t/4 और t बराबर हम लेकर चलेंगे कैपिटल T। ये इतने हम समय के मान लेकर चलेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब इधर ध्यान देंगे, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के बराबर होता है। ओमेगा t क्या हो जाएगा? 2π/t इंटू में स्मॉल t, यहां पर स्मॉल t से मल्टीप्लाई किया तो ये इधर भी स्मॉल t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब आप t का मान 0 पुट करते हैं, t का मान कितना पुट करते हैं? अभी तो मैं आपको थ्योरी इसकी बता रहा हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें समझा भी देंगे। स्मॉल t का मान जब 0 पुट करेंगे तो ओमेगा टी भी कितना आ गया? 0, और साइन ओमेगा टी का मान 0 आ गया, साइन 0 का मान 0। जब ये 0 है तो e का मान भी कितना आ गया हमारे पास में? 0 आ गया है। क्लियर? जब t समय जब 0 है तब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो E और B है, B और A है, उनके बीच का जो एंगल है वो B वेक्टर A वेक्टर के बीच का एंगल 0, तत्पश्चात इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई है। क्लियर? अब देखिए चलिए इसको हम और स्थितियों के जरिए समझाएंगे। t/4 पुट करेंगे तो जब यहां पर t/4 पुट कर देंगे, स्मॉल t का मान कितना है? t/4, तो देखो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया, π/2 आ गया। इसका मान कितना आ गया? π/2, और साइन π/2 का मान होता है 1, तो E बराबर आ गया हमारे पास में E0। E बराबर कितना आ गया है? E0। और जब t का मान कितना हो? स्मॉल t का मान जब हमारे पास में t/2 हो तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। ओमेगा t का मान कितना आ गया? पाई, और साइन पाई का मान होता है 0, तो फिर से E का मान कितना प्राप्त हो गया है? हमें 0 प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब देखिए जब हम यहां पर 3t/4 पुट करते हैं, 3t/4, तो t से t तो कैंसिल होना ही है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 3π/2 आ गया हमारे पास में 270 डिग्री, और साइन 270 का मान होता है -1, तो E बराबर आ गया माइनस में E0। और जब हम यहां पर t पुट कर देंगे तो t से t कैंसिल हो गया, साइन 2π आ जाएगा, 2π आ गया, और साइन ओमेगा t का मान हो जाएगा 0, और E बराबर फिर से हमें क्या मिल गया है? 0 प्राप्त हो गया है। तो t का मान इस तरीके से बदलता है, तो साइन ओमेगा t का मान इस तरीके से, और प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके से चेंज होती है, बदलती है, परिवर्तित होती है। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा इसकी ज्यावक्रिय
फोम की किस तरीके से जो वोल्टता है वो बदलती है, परिवर्तित होती है। देखिए फॉर्मूले हमने आप लोगों को बता दिए हैं, अब उन्हीं फॉर्मूलों को हम यहां पर समझेंगे, ग्राफ के जरिए उनको हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में धारा कितनी आई है, वोल्टता कितनी आई है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टता, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में है धारा। तो इन्हें हम वोल्टता का ग्राफ यहां पर देख लेते हैं। किसका ग्राफ देख लेते हैं, वोल्टेज का ग्राफ यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए ग्राफ हम खींच रहे हैं, ये इस तरीके से, एक तरफ हम ले रहे हैं वोल्टेज और दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं समय। क्लियर? अब देखिए जो समय है उसको हम 0, T/4, T/2, 3T/4, T, इस तरीके से हमने इसको विभाजित कर दिया है। जो पूरा एक चक्कर होता है, कुंडली जब पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, तो उसमें लगने वाला जो समय है वो है कैपिटल टी, इसको हम आवर्तकाल कह रहे हैं। उसको हमने इस तरीके से 4 भागों में तोड़ दिया है, 0 से T/4, T/4 से T/2, T/2 से 3T/4 और 3T/4 से T। अब देखिए जब समय का मान 0 होता है तो E का मान होता है 0। तो पहली रीडिंग हमारे पास में आ चुकी है 0 पर 0, T/4 पर इसकी वैल्यू आ चुकी है E0, T/4 पर इसका मान कितना आया है E0, इसके संगत ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में है E0। कितनी वैल्यू है E0। क्लियर? फिर देखिए T/2 पर इसका मान फिर से 0 प्राप्त हो रहा है। फिर 3T/4 पर इसका मान माइनस में E0 प्राप्त हो रहा है। तो ये माइनस में E0 यहां पर कंसीडर कर लें, और ये फिर T के ऊपर फिर से 0 प्राप्त हो रहा है। यदि आप इन बिंदुओं को मिलाएं तो इस तरीके से आपके पास में ग्राफ प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और जो वोल्टेज है वो इस तरीके से चेंज होता है। विद्यार्थी इस ग्राफ को एक बार देखिए कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका मान पहले 0, प्रारंभ में कितना लिया हमने 0, तत्पश्चात उसका मान धीरे 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 बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, फिर उसका मान फिर से घटता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो गया, फिर ऋणात्मक दिशा वाला मान घटता और फिर से शून्य हो जाता है, और ये चलता रहता है एक चक्कर में, इस तरीके से चलता है। आगे भी इसी तरीके से ही इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा इस तरीके से चलती, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक चलता रहता है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इस तरीके से कंटिन्यू वोल्टेज और धारा का मान बदलता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा किसे कहेंगे कि ऐसी वोल्टता जिसका मान समय के साथ में आवर्ती रूप से बदलें, आवर्ती रूप से उसकी ध्रुवता यदि बदल रही है तो उस वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए जो विद्युत धारा है वो 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का मान एक ही दिशा में होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो ऐसी धारा जिसका मान आवर्ती रूप से बदल रहा है और उसकी ध्रुवता धनात्मक ऋणात्मक यदि होती है तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। क्या कहा जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाएगा। वैसे हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के बारे में विस्तृत वर्णन अगला जो हमारा चैप्टर है 7th जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, और शुरुआत से लेकर अंत तक प्रत्यावर्ती धारा के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे, स्टार्टिंग ही हमारी यहीं से होने वाली है। तो विद्यार्थियों यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक बार प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं फिर से सुन लीजिए कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान आवर्ती रूप से धनात्मक ऋणात्मक होता हो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।
देखो आवर्ती रूप से कंटिन्यू है, ऐसे नहीं है कि एक बार बहुत ज्यादा हो गया एक बार बहुत कम हो गया, कंटिन्यू, एक अधिकतम मान सबके सेम होंगे, न्यूनतम मान भी सबके सेम होंगे। क्लियर? तो इस तरीके की यदि धारा प्राप्त होती है तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, और जो हमने जो जनित्र लिया है वो प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न करता है। अब विद्यार्थी यहां पर मैं जो कंडीशंस हमने ली है वो आप लोगों को समझा देता हूं कि ये हमारे पास में N ध्रुव है, ये है S ध्रुव है। ये जो कुंडली है प्रारंभ में इस तरीके से रखी हुई है कि यहां से मैग्नेटिक लाइन से इधर जा रही है बोर्ड के तल में, और कुंडली भी बोर्ड के तल में ही मौजूद है। ठीक है, कुंडली जब बोर्ड के तल में मौजूद है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0, इससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स भी 0, और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये इस कंडीशन में रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है। यहां पर ये जो कुंडली है वो इस तरीके से रखी है, ये मैंने बता दिया है। अब फिर क्या होता है, ये कुंडली ऐसे घूमती है, इसको घुमाया जा रहा है, इसको घुमाया जा रहा है, ऊपर शाफ्ट लगी है, रोड लगी है, उससे जुड़ी है जो इसको घुमाने का काम करती है। जब ये घूम कर यहां पर आ जाती है तो देखो, जब ये इधर घूमती तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में यहां से गुजर रही है, तो पहले इधर थी तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत कम, और जैसे जैसे ये घूमती है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे वृद्धि होगी तो विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ेगा। तो इस स्थिति में इसमें से गुजरने वाली, जैसे इसके लंबवत हो गई, तो इस स्थिति में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के लंबवत हो जाएगा तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम, और उस स्थिति में कुंडली के सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी अधिकतम, और प्रत्यावर्ती धारा भी अधिकतम होती है। ये वाली कंडीशन है। अब ये इस तरीके से रखी हुई है कुंडली लंबवत ऐसे, यहां पर तो थी ऐसे और यहां पर है ऐसे। अब ये घूमकर देखो, ये यहां पर घूमकर इस तरीके से हो जाएगी, पहले तो ये इसका सिरा था ऐसे, फिर ये घूमकर यहां हो गई, फिर ये घूमकर इधर आ जाएगी। इस स्थिति के अंदर भी इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0, तो प्रत्यावर्ती धारा 0, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो भी 0 हो जाएगी। तो यहां पर भी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो 0 हो जाएगी इस स्थिति में। अब देखो, अभी भी ये घूम रही है, अभी इसका एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है, ये यहां से घूमकर ऐसे आ जाएगी। देखो, पहले इस तरीके से, पहले इस स्थिति में थी, यहां पर इस स्थिति में थी, अब ये घूमकर इस स्थिति में पहुंच गई है। इस स्थिति में भी इसमें से अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरेगी, बट अब की बार इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो रही है वो पहले की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करवा रही है। तो ऋणात्मक दिशा के अंदर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, और फिर से यदि यही स्थिति आ जाती है तो प्रारंभिक वाली स्थिति आ जाती है। कंटिन्यू यदि आगे भी घूमती है तो इसी तरीके से ये वोल्टता प्राप्त होती चली जाएगी, ऐसे कंटिन्यू चलेगी। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये जो कुंडली है, ये कुंडली है, प्रारंभ में ऐसे ली हमने, फिर इस तरीके से ये 0 पर, ये T/4 पर, ये T/2 पर, ये 3T/4 पर, और ये फिर से मतलब 2π पर या T पर। क्लियर? अब देखिए, ये कुंडली तो पूरा लगातार ऐसे चक्कर लगाती रहती है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता भी इसी तरीके से ज्यावक्रीय रूप में बदलती रहती है। ज्या का मतलब होता है साइन, तो ये साइन के रूप में ही तो कन्वर्ट हो रही है, साइन का वक्री तो है, साइन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मान कम ज्यादा होता रहता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो चक्कर लगा रही है कुंडली, ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है? भारत में 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेती है। भारत में इस कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और जबकि अमेरिका के अंदर इसकी जो आवृत्ति होती है वो 60 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में 60 चक्कर लगा लेती है। देखिए, मैं इसको इससे फॉर्मूले को किस तरीके से पुट कर सकता हूं वो भी देख लीजिए। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये है। क्लियर?
ओमेगा बराबर हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ, जहां एफ क्या है, आवर्ती है, रेखीय आवर्ती है। और भारत में इस रेखीय आवर्ती का मान कितना होता है, एफ बराबर होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। और अमेरिका में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, 60 हर्ट्ज होगी। यहां तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि इस कुंडली को किस तरीके से घुमाया जाता है। कुंडली को घुमाने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए आपने जनित्र देखा होगा किसी शादी विवाह के प्रोग्राम में, कि जो जनित्र होता है उसमें हम पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं। केरोसिन के भी जनित्र आते हैं। तो जो पेट्रोल डीजल या केरोसिन होता है वो जब जलता है तो वो इस कुंडली को घुमाने का काम करते हैं। किसको घुमाएंगे, कुंडली को घुमाएंगे। पेट्रोल डीजल केरोसिन ये क्या करते हैं, इस कुंडली को घुमाएंगे। तो जब वो ईंधन जो हमने लिया है लिक्विड फॉर्म में, वो इस कुंडली को घुमा देता है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाएगी। देखिए यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज क्रिएट करना है तो इसके लिए इस कुंडली को घुमाने के लिए हम बात करते हैं जैसे जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र के अंदर क्या होता है, जल की सहायता से इस कुंडली को घुमाया जाता है। इसको हम आर्मेचर कहते हैं। इस आर्मेचर को किससे घुमाते हैं, जल की सहायता से। जैसे जल को ऊपर से गिराते हैं, इस तरीके से जल इसके ऊपर गिरता है तो ये इस तरीके से घूमती है। एक तरफ गिरा रहे हैं तो इस तरीके से ये घूमेगी, और जब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली इस तरीके से घूमती है तो प्रत्यावर्ती बोर्डता क्रिएट हो जाएगी। तो जल सबका सिद्धांत सेम है, चाहे जल विद्युत संयंत्र हो, चाहे परमाणु विद्युत संयंत्र हो, चाहे कोयले से हम विद्युत का उत्पादन करें, सबका काम सिद्धांत एक ही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस कुंडली को घुमाइए। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली इस तरीके से घूमेगी तो प्रत्यावर्ती बोर्डता उत्पन्न हो जाएगी। तो जल विद्युत संयंत्र में जल ऊपर गिराकर फिर इस कुंडली को घुमा देते हैं। और कोयला ऊर्जा संयंत्र होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करके भाप बना लेते हैं। पानी को गर्म करके क्या कर लेते हैं, भाप बना लेते हैं, और उस भाप को इस कुंडली के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो बहुत प्रेशर में आने वाली जो भाप है इस कुंडली को घुमा देती है। क्या कर देती है, इस कुंडली को घुमा देती है। जब कुंडली घूमती है तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। परमाणु विद्युत संयंत्र में भी ऐसा ही होता है। वहां पर परमाणुविक जो ईंधन होता है उसकी सहायता से जल को भाप में और भाप से कुंडली को घुमाया जाता है। पवन ऊर्जा में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो पंखे होते हैं वो पवन से घूमते हैं, और जब वो पवन से घूम रहे होते हैं तो उसकी सहायता से हम उस कुंडली को घुमा लेते हैं और विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती बोर्डता या धारा प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम करता है, कैसे उसका सिद्धांत होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो चैप्टर होगा वो प्रत्यावर्ती धारा और बोर्डता से रिलेटेड होगा। यदि यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आया है तो अगले चैप्टर को आप कंटिन्यू देखिए। और मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पर अवकलन समाकलन को भी आप अच्छे से क्लियर करके आए। अगले वीडियो में आप अवकलन समाकलन को थोड़ा सा अच्छे से समझ कर आए, ताकि अगला चैप्टर बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।